क्यों रे बुढ़े, तुझे यहाँ से निकलने को कहा ना? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? हो भिखमंगे। मालिक, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था। मेरा अहंकार। ठीक 12 बजे थे। शहर की सबसे शानदार बिल्डिंग हेरिटेज कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सी लॉबी अपनी ठंडक और महंगी सुंदरता में डूबी हुई थी। ये वो जगह थी जहां आर्ट का प्रदर्शन होता था, लेकिन ज्यादातर यहाँ आर्ट के ऊपर पैसे और पद का शो होता था। पूरी बिल्डिंग शीशे और चमकदार स्टील की बनी थी, जो हर आने वाले की इमेज को थोड़ा बदल देती थी, मानो वह आईना ही देखने वाले के ईगो को बढ़ा रहा हो। आज यहाँ देश के सबसे बड़े और फेमस वास्तुशिल्प पुरस्कार आर्क्रीड डिजाइन चैलेंज का आखिरी जजिंग राउंड आयोजित किया जा रहा था। हवा में कॉफी, फ्रेंच परफ्यूम और कॉरपोरेट सफलता की वो तेज महक भरी थी, जो अक्सर सच्चे आर्टिस्टिक टैलेंट के असली सार को दबा देती है। लॉबी में मौजूद हर इंसान, चाहे वो यंग आर्किटेक्ट हो या जज, खुद को इस चकाचौंध का हिस्सा मानता था। वे चमकीले सूट्स, डिजाइनर घड़ी और मॉडर्न गैजेट्स से लैस थे। उनकी बातें आर्ट के फिलॉसफी पर नहीं, बल्कि ग्लोबल टेंडर और $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स के आसपास घूमती थीं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां आर्ट की असली बात को उसकी दिखावटी कॉपी से ही जज किया जाता था, न कि उसकी अंदरूनी फीलिंग से। इसी जबरदस्त भव्यता के बीच मेन गेट की तरफ काका विश्वनाथ का धीरे धीरे आना हुआ। उनकी उम्र ने उनकी कमर को हल्का झुका दिया था और उनका पहनावा उस माहौल से बिल्कुल अलग था। खादी का एक पुराना सफेद कुर्ता और एक सादी धोती। उनके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और उन्होंने अपने हाथों में एक भूरे रंग की मुड़ी तुड़ी फाइल पकड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने सावधानी से एक पुराने कपड़े के झोले में रखा था। उनका पूरा पर्सनैलिटी एक शांत गांव वाली समझदारी का प्रतीक था, जो इस शहरी शोरगुल से बिल्कुल डिफरेंट था। उनके चेहरे पर किसी तरह की जल्दी नहीं थी। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, मानो वह यहाँ किसी बाहरी कंपटीशन में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सच को देखने आए हों। मेन गेट पर खड़ा गार्ड रवि उन्हें देखते ही अलर्ट हो गया। रवि ने तुरंत अपने कंधे का चमकीला बिल्ला सीधा किया और एक सख्त अंदाज में उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक दिया। बाबा, सॉरी, ये एक हाई लेवल प्राइवेट इवेंट है। यहाँ केवल इनवाइटेड और रजिस्टर्ड लोग ही आ सकते हैं, रवि ने अपनी आवाज में अधिकार जताते हुए कहा। उसकी नजर उनके मैले कपड़ों पर ठहर गई। विश्वनाथ ने बहुत सिंपल तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा भी इनविटेशन है। मुझे अपनी एंट्री जज के सामने पेश करनी है। मैं उसी के बारे में पूछने आया था। रवि को लगा ये कोई मजाक है। उसने बगल में खड़े साथी गार्ड को देखकर मजाकिया मुस्कान दी और फिर विश्वनाथ से कहा, बाबा देखिए, शायद आपसे कोई बड़ी गलती हुई है। ये आर्क्रीड डिजाइन चैलेंज है। यहाँ करोड़पति लोग अपनी डिजाइन लेकर आते हैं। आप जरूर किसी गलत एड्रेस पर आ गए हैं। रिसेप्शन काउंटर के पीछे बैठी रिसेप्शनिस्ट आरुष्य ने यह पूरी बात सुन ली। आरुष्य, जो खुद को उस कन्वेंशन सेंटर की सुंदरता का स्टैंडर्ड मानती थी, उसने अपनी गर्दन झुकाकर विश्वनाथ को सिर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर एक हल्की लेकिन तेज बेइज्जती वाली मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि शुद्ध तिरस्कार की थी। उसने रवि को किनारे हटने का इशारा किया और सीधे विश्वनाथ से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी एंट्री हमारे यहाँ एक्सेप्ट हुई होगी। ये कंपटीशन सिर्फ तो प्रीमियम डिजाइनर्स के लिए है। ये जगह आम लोगों की पहुंच से बाहर है। आपको शायद ये बता देना चाहिए कि आप यहाँ किस सरकारी सहायता या किसी स्कीम के बारे में आए हैं। विश्वनाथ ने अपनी पुरानी छड़ी को जमीन पर धीरे से टिकाया। उनका मौन आरुष्य के हर घमंड भरे शब्द से कहीं ज्यादा भारी था। उन्होंने आरुष्य की आंखों में देखा और उसी सहज शांत आवाज में जवाब दिया, बेटी, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं, बल्कि अपनी आर्ट को प्रेजेंट करने आया हूँ। एक बार अपने कंप्यूटर में चेक तो कर लो। सच को जानने में कितना टाइम लगता है? आरुष ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है बाबा, आपका नाम विश्वनाथ? ठीक है, मैं चेक करती हूँ, पर यह मुश्किल प्रोसेस है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप प्लीज वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। प्लीज यहाँ किसी भी कीमती सामान को हाथ न लगाए, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। विश्वनाथ ने धीरे से सिर हिलाया और लॉबी के एक कोने की ओर बढ़ गए।
उनका धीमा, शांत जाना पूरी लॉबी में अजीब सा सन्नाटा छोड़ गया। विश्वनाथ कोने में रखी एक साधारण चमड़े की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना पुराना झोला जमीन पर रखा और अपने हाथ छड़ी पर टिका लिए। उनके सामने बैठे युवा मॉडर्न डिजाइनर उन्हें ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई म्यूजियम का अचानक आया हुआ शोपीस हो। एक यंग कंटेस्टेंट ने धीरे से अपने दोस्त से कमेंट किया, मुझे लगता है ये बाबा यहाँ मुफ्त का पानी और एयर कंडीशनिंग लेने आए हैं। इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये एक गिलास कॉफी भी खरीद सकते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, यह आर्क्रीड की बेइज्जती है। ऐसे लोग हमारी प्रीमियम इमेज खराब करते हैं। विश्वनाथ ने ये सब बातें सुनी। उनके कानों तक हर फुसफुसाहट पहुंची, हर मजाक भरी हंसी सुनाई दी, लेकिन वे शांत बने रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। विश्वनाथ का शरीर शांत था, पर उनके मन के भीतर एक गहरी, नैतिक और कलात्मक उलझन चल रही थी। लोभी में सबसे ज्यादा हलचल हुई। जजिंग पैनल के सबसे युवा, फेमस और बहुत घमंडी मेंबर अर्जुन माथुर अपने 2 क्लिक्स के साथ आते हैं। वह मॉडर्न आर्किटेक्चर का पोस्टर बॉय था, जिसके लिए आर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस थी। आरुषि तुरंत अर्जुन के पास गई और फुसफुसाकर विश्वनाथ की गैर जरूरी मौजूदगी के बारे में बताया। अर्जुन ने मजाकिया हंसी के साथ विश्वनाथ को ऊपर से नीचे देखा। वह सीधे उनके पास आया और अपनी चमकीली घड़ी दिखाते हुए बोला, हाँ बाबा, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपको पता है मेरे 1 मिनट की कंसल्टेशन इस कन्वेंशन सेंटर की एक दीवार की कीमत रखती है। क्या आपके पुराने झोले में कोई पुरानी चीज है जिसे आप यहाँ बेचना चाहते हैं? ये आर्ट का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ केवल वही आ सकता है जिसके पास औकात और नया नजरिया हो। विश्वनाथ ने अपनी आंखें खोली और उनकी नजर सीधे अर्जुन की घमंड भरी आंखों से मिली। बेटा, औकात कपड़ों से नहीं नीयत से बनती है, और मेरा नजरिया वह इतना पुराना है कि शायद तुम्हारी आंखों की मॉडर्न चमक उसे झेल न पाए। अर्जुन ने जोरदार ठहाका लगाया। लॉबी में कई गेस्ट्स ने भी उसके साथ तालियां बजाईं। अर्जुन ने अपने साथी जज से कहा, लगता है आज हमने सस्ते मनोरंजन का इंतजाम कर लिया है। इन्हें कोई पानी का गिलास दो और कहो कि घर जाकर आराम करें। लॉबी में बैठी यंग लड़की नेहा वर्मा, जो अपनी पहली एंट्री लेकर आई थी, इस अपमान को देख रही थी। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में दया और सीखने की सच्ची लगन थी। उसे लगा कि यह अपमान बहुत बुरा है। वह इस बुजुर्ग की सादगी में छिपी हुई पावर को महसूस कर रही थी। नेहा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। उसने तुरंत उठकर धीरे से विश्वनाथ के पास आई और सम्मान से सिर झुकाया। बाबा, मेरा नाम नेहा है। मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कागजी कार्यवाही कभी कभी मुश्किल होती है। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? विश्वनाथ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। थैंक यू बेटी, तुमने मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट देखी वह इन दीवारों में मौजूद किसी भी चमक से ज्यादा कीमती है। तुम जाओ, अपनी आर्ट पर ध्यान दो। मैं इंतजार करूंगा। तुम टेंशन मत लो। याद रखना, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि ये साधारण बुजुर्ग इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति छिपी थी। विश्वनाथ वापस उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। अर्जुन और आरुष ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ये मानकर कि यह मैटर अब खत्म हो गया है। वे इंतजार का गेम खेल रहे थे, ये जानते हुए कि इस अपमान के बोझ तले विश्वनाथ खुद ही चले जाएंगे। करीब 1.5 घंटा बीत चुका था। लॉबी का हर मिनट विश्वनाथ के लिए किसी पहाड़ की तरह भारी था। लोग इशारे कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे और उन्हें नीची नजरों से देख रहे थे। विश्वनाथ ने अपने पुराने झोले से उस भूरे कागज की फाइल निकाली। वह फाइल बरसों पुरानी थी। उसके किनारे हल्के पीले पड़ गए थे, लेकिन विश्वनाथ ने उसे बहुत सावधानी से पकड़ा हुआ था। उसके अंदर एक जटिल स्केच था। वह उनकी एंट्री थी। स्केच का गहरा राज या डिजाइन किसी भी मॉडर्न, चमकीले, रियलिस्टिक मॉडल के विपरीत था। इसमें कोई जटिल मोड़ या महंगे मेटल्स का शो नहीं था। इसमें केवल हाथ से खींची गई कुछ सादी पर पूरी तरह से बैलेंस्ड लाइनें थीं। यह आर्किटेक्चर की उस ओरिजिनलिटी को दिखाता था जो प्रकृति के छंद को पकड़ती थी। यह केवल दिखने में सुंदर नहीं था, बल्कि इसमें आर्ट की आत्मा का वास था। यह रियलिस्टिक नहीं था क्योंकि इसमें केवल आज की नकल नहीं थी, लेकिन यह पूरी तरह से रियल था
उनके मन में फिर आवाज गूंजी, क्या इन आंखों में वह गहरी समझ बची है जो कागज की सादगी से आगे डिजाइन के गहरे भाव और आइडिया को समझ सके, या ये लोग केवल बाहरी चीजों को देखकर ही डिसीजन लेंगे। 3 बजे अर्जुन माथुर वापस आया। उसका टारगेट अब विश्वनाथ को केवल बाहर निकालना नहीं था, बल्कि उन्हें सबके सामने अपमानित करना था, ताकि कोई भविष्य में ऐसी छोटी हरकत न कर सके। वह विश्वनाथ के पास आकर रुका और जानबूझकर अपनी आवाज तेज रखी ताकि पूरी लॉबी सुन सके। बाबा, आपको अंदाजा भी है कि आपका ये ड्रामा यहाँ कितना लॉस कर रहा है। हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है। आप यहाँ जो रद्दी लेकर आए हैं उसे आर्ट कहकर हमारी कला का मजाक उड़ा रहे हैं। अर्जुन ने उस पुरानी फाइल की ओर इशारा किया। मुझे आपकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये कन्वेंशन सेंटर आपके बस का नहीं है। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। एक बार इन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अर्जुन और जोर से हंसा। उसकी हंसी में घमंड की हद थी। उसने कहा, मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए। मैं सालों से इस आर्ट जगत को संभाल रहा हूँ। मैं लोगों को उनकी शक्ल और उनके कागज की क्वालिटी देखकर पहचान लेता हूँ। आपकी शक्ल कहती है आप एक मामूली इंसान हैं और यह कागज, यह रद्दी है। विश्वनाथ ने अपनी छड़ी उठाई और रिसेप्शन की ओर बढ़ गए। बेटी, उन्होंने आरुषि से कहा, मैं बहुत इंतजार कर चुका। मैं सीधा मैनेजर के केबिन की ओर जा रहा हूँ। लॉबी में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विश्वनाथ पर टिक गई थीं। अर्जुन दौड़ कर आया और विश्वनाथ के केबिन के दरवाजे पर पहुंचने से पहले उन्हें रोका। बस, अब और नहीं। आप मेरी मेहरबानी का फायदा उठा रहे हैं। विश्वनाथ ने सीधे उसकी आंखों में देखा और अपने हाथों में रखी भूरी पुरानी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। ठीक है, इसे देख लो और फिर फैसला करो। अर्जुन ने उस फाइल को गुस्से से पकड़ा, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं समझी। उसके घमंड ने उसे रोक दिया। उसने सबके सामने उस पुरानी फाइल को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया। कागज के 2 बड़े टुकड़े हवा में उड़े और जमीन पर गिर गए। अर्जुन चिल्लाया, जाओ और आज से इस कन्वेंशन सेंटर में दोबारा आने की हिम्मत मत करना। यह जगह तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह केवल कागज नहीं था, यह विश्वनाथ के जीवन भर की आर्ट का अपमान था। नेहा वर्मा, जो ये सब देख रही थी, शॉक में थी। वह तेजी से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से का भाव था। उसने जमीन पर घुटने टेके और फटे हुए कागज के टुकड़ों को निराशा से उठाना शुरू कर दिया। सर, आपने ये क्या किया? कम से कम आर्ट का तो रिस्पेक्ट कीजिए, नेहा ने अपनी रुकी हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने गुस्से में नेहा को धमकाया। नेहा वर्मा, तुमने मेरे ऑर्डर को चैलेंज किया है। तुम इसी वक्त इंटर्नशिप से बाहर हो। तुम्हारा करियर यहीं खत्म। विश्वनाथ ने अपनी छड़ी को जमीन पर धीरे से ठोका। उन्होंने केवल अर्जुन को देखा और शांत गंभीर आवाज में कहा, ठीक है बेटा, तुमने मेरी आर्ट को फाड़ दिया। मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, यह सब कर्म है। इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। विश्वनाथ ने धीमी रफ्तार से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उनका झुका हुआ शरीर अपमानित आत्मा के साथ लॉबी से बाहर निकल गया। अर्जुन जीत की मुस्कान के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा, जबकि नेहा फटे टुकड़ों को संभालती हुई कोने में रो रही थी। करीब 4 बजे लॉबी में अचानक एक पावरफुल एंट्री हुई। इंटरनेशनल गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स के प्रमुख और आर्क्रीड फाउंडेशन के मुख्य बॉस मिस्टर भल्ला अपने कानूनी सलाहकार और सिक्योरिटी टीम के साथ बहुत तेजी से अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिला जुला भाव था। भल्ला ने आते ही हॉल की सिचुएशन को देखा। उनकी नजरें जमीन पर बिखरे कुछ कागज के टुकड़ों पर पड़ी। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या गड़बड़ी है? किसका काम फाड़ा गया है यहाँ? अर्जुन तुरंत उनके पास भागा। घमंड अभी भी उसके चेहरे पर हावी था। सर, कुछ नहीं। एक मामूली भटकता हुआ बुजुर्ग आया था जो यहाँ अपनी रद्दी बेचने आया था। मैंने उसे सबक सिखा दिया। अर्जुन की बात बीच में ही अटक गई। मिस्टर भल्ला की नजरें कोने में बैठी नेहा पर गईं, जिसके हाथों में फटे कागज के टुकड़े थे। तभी भल्ला की आंखें मेन गेट की ओर से बाहर निकल रहे, अब कुछ दूरी पर पहुंच चुके, झुके हुए काका विश्वनाथ पर पड़ी। मिस्टर भल्ला का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया।
वह अपनी सारी कॉर्पोरेट अक्कड़ भूलकर किसी बच्चे की तरह दौड़ते हुए विश्वनाथ की ओर भागे। जब वह उनके पास पहुंचे तो तुरंत उनके पैरों में झुक गए। गुरुदेव, विश्वनाथ प्रधान, आप यहाँ इस गेटअप में और इतनी देर से लॉबी में, किसी ने आपको रोका? भल्ला की आवाज में रिस्पेक्ट नहीं बल्कि अपराध बोध की कांप थी। भल्ला ने तेजी से पलटकर लॉबी में मौजूद हर शख्स को संबोधित किया। उनकी आवाज अब रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि भक्ति और अधिकार से भरी थी। ध्यान से सुन लीजिए, यह है विश्वनाथ प्रधान। यह सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं है बल्कि यह इस सदी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट, आर्ट के मास्टर और आर्क्रीट फाउंडेशन के फाउंडर, लाइफ टाइम संरक्षक और मेन इन्वेस्टर हैं। यह कन्वेंशन सेंटर, यह फाउंडेशन सब उन्हीं की प्रॉपर्टी है। वह आज यहाँ हमारी नैतिकता का टेस्ट लेने आए थे। वह जानना चाहते थे कि क्या पैसों की सफलता ने हमारी इंसानियत को निगल लिया है और हम सब उनके इस चुपचाप किए गए टेस्ट में बुरी तरह फैल हुए हैं। अर्जुन के हाथ पैर तुरंत ठंडे पड़ गए। आरुषि के हाथ कांपने लगे। लॉबी में पूरा सन्नाटा छा गया। भल्ला ने कानूनी सलाहकार को ऑर्डर दिया। सलाहकार ने ब्रीफकेस खोला और एक मोटी फाइल मेज पर रखी। इन कागजों में साफ लिखा है कि विश्वनाथ प्रधान के पास इस पूरे फाउंडेशन और कन्वेंशन सेंटर का 75% ऑनरशिप है। वह अपनी आर्ट को विनम्रता और सादगी के साथ प्रेजेंट करने आए थे। भल्ला ने दौड़कर नेहा के हाथों से फटे हुए कागज के टुकड़े लिए। उन्होंने उन टुकड़ों को मेज पर जोड़ना शुरू किया। ये डिजाइन! भल्ला की आवाज भर्रा गई। ये आज की कंपटीशन का सबसे बेहतरीन और ओरिजिनल डिजाइन था जिसे गुरुदेव ने खुद सबमिट किया था। ये डिजाइन आर्किटेक्चर की आत्मा है। इसमें शेर जैसी पावर है। ये रियलिस्टिक नहीं बल्कि रियल आर्ट का प्रतीक है। और तुम अर्जुन, तुमने इसे रद्दी कहकर फाड़ दिया। तुमने आर्ट नहीं बल्कि इस संस्था की नींव को फाड़ा है। तुमने आर्किटेक्चर की उस समग्र भाषा दृष्टि का अपमान किया है जो सादगी में छिपी होती है। विश्वनाथ अब धीरे धीरे लॉबी के सेंटर में वापस आ चुके थे। उनके चेहरे पर अब वही शांत अनुभवी भाव वापस आ गया था, लेकिन उसमें एक जज जैसी गंभीरता थी। उन्होंने अपनी छड़ी को मेज पर टिकाया और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन माथुर तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा। वह रोने लगा। मालिक, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मेरा घमंड। विश्वनाथ ने उसे बीच में ही रोक दिया। अर्जुन, तुम्हारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, पर आर्ट को पहचानने वाली आंख नहीं है। तुम बाहरी कवर से आगे कुछ नहीं देख पाए। जिसका फैसला केवल औकात और कपड़ों पर बेस्ड हो, वह इस जजिंग पैनल का हिस्सा नहीं हो सकता। विश्वनाथ ने भल्ला की ओर देखा और ऑर्डर दिया, अर्जुन माथुर को तुरंत जजिंग पैनल से हटाया जाए। उसे अगले 3 सालों तक दूर दराज गांव वाले एरियाज में जाकर पुरानी और खराब हो चुकी इमारतों को रिपेयर करने का काम करना होगा। उसे मिट्टी, सादगी और मेहनत से आर्ट की नींव सीखनी होगी। उसे वही काम करना होगा जिसे वह रद्दी कहता था। अर्जुन सिर झुकाकर रोता रहा। ये एक सुधारने वाली नैतिक सजा थी। फिर विश्वनाथ ने रिसेप्शनिस्ट आरुषि की ओर देखा जो कांप रही थी। आरुषि, तुमने एक इंसान को उसके कपड़ों से जज किया। तुमने मेरी सादगी को मेरी गरीबी समझा और मेरी एंट्री को रद्दी समझा। तुम्हें 1 महीने तक इस कन्वेंशन सेंटर की साफ सफाई का काम करना होगा। जब तुम अपनी मेहनत से कमाओगी तब तुम समझोगी कि औकात क्या होती है। विश्वनाथ ने प्यार से नेहा को अपने पास बुलाया। नेहा के चेहरे पर अब आंसू थे जो खुशी और राहत के थे। नेहा बेटी, विश्वनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने नौकरी खोने का डर भूलकर भी फटे कागज और अपमानित व्यक्ति का सम्मान किया। तुम्हारी अंतरात्मा जागी हुई थी। तुमने इंसानियत निभाई जो असली काबिलियत है। तुमने अपने जीवन में दया, मेहरबानी और सच्चाई जैसे गुणों को इम्पोर्टेंस दी। विश्वनाथ ने भल्ला की ओर देखा और गंभीर आवाज में ऑर्डर दिया, भल्ला जी, आज से नेहा वर्मा आर्क्रीट फाउंडेशन की मुख्य चीफ कोऑर्डिनेटर होंगी। इनकी ईमानदारी और नैतिक हिम्मत किसी भी डिग्री से बड़ी है। और हाँ, इनका डिजाइन जो इन्होंने कंपटीशन के लिए तैयार किया था, वह मेरा अगला सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा। मैं खुद इन्हें गाइडेंस दूंगा। विश्वनाथ ने चारों तरफ देखा। लॉबी में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, केवल गहरा सम्मान और चुप्पी थी। उन्होंने आखिर में एक ऊंची और साफ आवाज में सबको संबोधित किया, मानो वह एक हमेशा काम आने वाला सबक दे रहे हों।
सुन लो सब लोग, आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट, सीमेंट और डिजाइन का नाम नहीं है, ये इंसानियत की नींव पर खड़ी होती है। अगर सोच में घमंड है तो बिल्डिंग कभी टिक नहीं सकती। जिस इंसान ने अपने दिल में सादगी और विनम्रता को नहीं अपनाया, वह कभी महान आर्टिस्ट नहीं बन सकता। असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। जो भी अब अमीर गरीब या बाहरी कपड़ों का फर्क करेगा, वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। लॉबी में बैठे सभी गेस्ट्स ने जोरदार तालियां बजाईं। उस दिन के बाद इड हेरिटेज कन्वेंशन सेंटर और आर्क्रीड डिजाइन चैलेंज का कल्चर पूरी तरह बदल गया। अब यहाँ कंटेस्टेंट्स की फीस नहीं, बल्कि उनके डिजाइन की ओरिजिनलिटी पर ध्यान दिया जाता था। एक ऐसी जगह जहाँ आर्ट और इंसानियत दोनों का सम्मान किया जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।